स्वागत। सोचिए कि आपकी जिंदगी के 14 साल एक धोखे की वजह से छिन जाएं। 14 साल 14 साल एक अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक जलती हुई नफरत के सहारे। और जब आप बाहर निकलें तो आपका बस एक ही मकसद हो, बदला। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही कहानी है, कैदी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज सवाल पूछने पे मजबूर करती है क्या? कि क्या हो अगर वो धोखा था ही नहीं? क्या हो अगर वो सारी नफरत एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी थी? अच्छा। आज हम आइवन नाम के इस कैदी की कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम, त्याग और धोखे के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार इकोना से होती है। आइवन जेल से बाहर निकलता है, लेकिन वो एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान नहीं है। नहीं, लेखक कहते हैं कि वो एक और भी खूंखार शेर की तरह बाहर आता है। प्रेमचंद यहाँ एक कमाल का शब्द इस्तेमाल करते हैं, द्रव्य ज्वाला। द्रव्य ज्वाला यानी एक बहती हुई आग। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक पिघला हुआ लावा है जो 14 साल से उसके अंदर खौल रहा है, उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। और इसका असर उसके शरीर पर भी दिखता है। बिल्कुल। कहानी बताती है कि उसका वजन 2 मन 30 सेर से घटकर सिर्फ 1 मन 5 सेर रह गया है। 2 मन 30 सेर, आज के हिसाब से ये करीब 110 किलो हुआ। और 1 मन 5 सेर मतलब मुश्किल से 45 किलो। आधा? उसका आधा शरीर नफरत की इस आग में जलकर राख हो चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उसकी मानसिक पीड़ा का एक शारीरिक सबूत है। सही बात है। और जेल से निकलते ही वो एक अजीब काम करता है। हाँ, उसे उसके पुराने कपड़े और पैसे वापस मिलते हैं, लेकिन वो सब कुछ वहीं जेल के कर्मचारियों में बांट देता है। मानो वो कह रहा हो कि मुझे मेरे अतीत की कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बदला चाहिए, बस। लेकिन ये आइवन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी हमें 15 साल पीछे ले जाती है, जब वो मॉस्को का एक अमीर, जिंदा दिल और पढ़ा लिखा नौजवान था। पैसे उड़ाने वाला, मौज मस्ती करने वाला। बिल्कुल। और उसकी जिंदगी में आती है हेलेन। और हेलेन उससे बिल्कुल अलग है। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत और होशियार लड़की है, लेकिन उसे कविता, संगीत और पैसे बचाने का शौक है। हाँ, शायद इसी फर्क ने दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचा और उन्हें गहरा प्यार हो गया। एक सीधी सादी प्रेम कहानी लगती है शुरुआत में। लगती है। हाँ, लेकिन ये कहानी सीधी साधी रहने वाली नहीं थी। नहीं। हाँ, क्योंकि उनके प्यार के बीच एक तीसरी चीज आ जाती है, राजनीति। देश में राष्ट्रवादियों का आंदोलन चल रहा था और हेलेन का झुकाव उस तरफ था। धीरे धीरे आइवन भी उसके असर में आकर उसी रंग में रंग जाता है। तो अब हमारे पास एक जोशीला प्रेमी जोड़ा है। हाँ, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हर कहानी में एक विलन की जरूरत होती है। बिल्कुल। यहाँ विलन बनकर आता है गवर्नर रोमानव, एक बेहद क्रूर और कट्टर शासक जिसका एक ही काम है राष्ट्रवादियों को कुचलना। वो आते ही शहर में मार्शल लॉ लगा देता है, लोगों पर गोलियां चलती हैं और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और ये सब देखकर हेलेन से रहा नहीं जाता। वो आइवन से कहती है, ये अंधेर तो अब नहीं देखा जाता आइवन, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। और यहाँ से वो एक ऐसा प्लान बनाती है, सच कहूं तो ये प्लान सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। ये कोई आम साजिश नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। मनोवैज्ञानिक जाल? हाँ, हेलेन कहती है कि वो गवर्नर रोमानव के करीब जाएगी, उसका भरोसा जीतेगी और उसे यकीन दिलाएगी कि उसे रोमानव से प्यार हो गया है। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। ये क्या बात हुई? अपने दुश्मन को मारने के लिए उससे प्यार का नाटक करना, कोई इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये देशभक्ति है या कुछ और? यही इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। हेलेन का तर्क यह है कि रोमानोव की क्रूरता उसकी दबी हुई इच्छाओं का नतीजा है और एक जवान लड़की का प्यार उस पत्थर दिल इंसान को भी पिला सकता है। अच्छा। वो सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को जीतना चाहती है ताकि वो उसे अपनी मर्जी से मौत के मुंह में ला सके। मतलब पूरा प्लान तैयार है? पूरा। वो कहती हैं कि 1 महीने मेलजोल, फिर सैर और फिर एक रात पार्क में जहां आइवन बंदूक लेकर इंतजार कर रहा होगा। ये तो हद से ज्यादा खतरनाक है। आइवन भी हिचकिचाता है। हाँ, वो सवाल करता है कि क्या इस तरह की हत्या इंसानियत के दायरे में आती है? ये एक जायज सवाल है। ये उसकी आत्मा का आखिरी प्रतिरोध है, इससे पहले कि वो हेलेन की योजना में पूरी तरह डूब जाए। बिल्कुल। लेकिन देखिए हेलेन कैसे जवाब देती है।
वो उसकी नैतिक दुविधा का जवाब नहीं देती, वो सीधा उसके अहं पर वार करती है। वो उसे कायर कहती है। ओहो। वो कहती है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ये काम अकेले कर लूंगी। ये एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और ये काम कर जाती है। और इतना ही नहीं, वो आइवन से एक वादा भी लेती है जो बहुत अजीब है। हाँ, वो कहती है, अगर इस बीच में कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें बुरा मालूम हो तो तुम मुझे क्षमा करोगे ना। एक तरह से वो उसे पहले ही आगाह कर रही है। बिल्कुल, कि प्यार का ये नाटक करने के लिए उसे वो सब करना पड़ेगा जिस पर शायद सिर्फ आइवन का हक है। और वो चाहती है कि आइवन ये सब देखने और सहने के लिए तैयार रहे। ये एक प्रेमी से की जाने वाली शायद सबसे बड़ी और सबसे क्रूर मांग है। हाँ, अपने प्यार को किसी और के साथ देखने की सहमति देना। और आइवन ये वादा कर लेता है। और यहीं से उसकी त्रासदी की नींव रखी जाती है। बिल्कुल। तो योजना शुरू होती है। हेलेन रोमानॉफ से मिलती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो आइवन को बताती है कि रोमानॉफ उतना बुरा इंसान नहीं है और उसके असर से शहर में पुलिस का जुल्म भी कम हो गया है। और यही आइवन के मन में और हमारे मन में भी शक का पहला बीज पड़ता है। क्या हेलेन सच में बदल रही है? क्या वो अपनी ही योजना का शिकार हो रही है या ये भी उस नाटक का ही एक हिस्सा है? ताकि रोमानॉफ को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया जा सके। हम नहीं जानते। आखिरकार वो रात आती है, हत्या की रात। आइवन और हेलेन दोनों बेचैन हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता दिखता है। हेलेन और रोमानॉफ पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं। चांद बादलों में छिपा है, माहौल एकदम तैयार है। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। रोमानॉफ हेलेन से कहता है कि उसकी नरम नीति की वजह से अधिकारियों से पद से हटाने की सोच रहे हैं। अच्छा। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो शायद किसी ने नहीं सोची थी। वो कहता है, महीनों के दमन ने जो कुछ न कर पाया था वो दिनों के आश्वासन ने पूरा कर दिखाया, और इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं हेलेन, केवल तुम्हारा। मतलब हेलेन का प्लान काम कर गया था, उसने सच में रोमानॉफ को बदल दिया था। हाँ। लेकिन इससे पहले कि कोई इस बात को समझ पाता है, एक टॉर्च की रोशनी चमकती है और गोली की आवाज आती है और रोमानॉफ उछलकर आइवन को पकड़ लेता है और पुलिस आ जाती है। सब कुछ एक पल में हो जाता है। यहाँ तक तो फिर भी समझा जा सकता है कि शायद प्लान बिगड़ गया। हाँ, हो सकता है। लेकिन असली झटका अगले दिन लगता है। अदालत में हेलेन सरकारी गवाह बनकर आइवन के खिलाफ गवाही देती है। क्या? एक मिनट, वो उसके खिलाफ गवाही देती है? हाँ। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, जिसके साथ मिलकर उसने ये सब प्लान किया था, ये कैसे हो सकता है? मतलब उसने आइवन को इस्तेमाल किया और फिर उसे फेंक दिया। आइवन के नजरिए से देखें तो बिल्कुल यही हुआ। जाहिर है। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। उससे प्यार और देश दोनों के नाम पर धोखा मिला। नतीजा 14 साल की सजा। 14 साल? 14 साल जो उसने सिर्फ एक भावना के सहारे काटे, नफरत। हेलेन के लिए नफरत। हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं। वो 45 किलो का नफरत से भरा इंसान जेल से बाहर आता है। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, हेलेन से मिलना और उस पर अपनी सारी भड़ास निकालना। उसने मन ही मन में एक पूरा भाषण तैयार कर रखा है। वो उसे धोखेबाज कहेगा, लालची कहेगा, अपनी वासना पूरी करने वाली औरत कहेगा। वो चिल्लाना चाहता है, लानत है तुम पर और तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर। उसे पूरी तरह से जलील करना चाहता है ताकि उसके दिल में लगी आग थोड़ी शांत हो सके। इसी इरादे से वो रोमानॉफ के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जो मंजर वो देखता है उसके लिए वो तैयार नहीं था। बिल्कुल नहीं। घर में भीड़ है और बीच में हेलेन की अर्थी रखी हुई है। हेलेन मर चुकी है। ये किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी है। जिस इंसान से बदला लेने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो आपको मिले ही नहीं। आइवन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अर्थी के पास जाकर चिल्लाने लगता है कि ये एक दुष्टा थी, इसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लोग उसे पागल समझकर बाहर निकालने लगते हैं। और तभी रोमानॉफ आता है और सबको रोक लेता है। वो आइवन को अंदर ले जाता है। और यहाँ कहानी का वो सच सामने आता है जिसने आइवन के 14 साल के यकीन को एक पल में चकनाचूर कर दिया। रोमानॉफ बताता है कि हेलेन ने उसे कुछ नहीं छुपाया था। क्या मतलब? उसने रोमानॉफ को साजिश के बारे में बता दिया था, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि वो उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि वो बदल चुका है। लेकिन आइवन को रोकना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए उसे फंसाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर उसने गवाही क्यों दी? वो सच बता सकती थी। रोमानॉफ आगे बताता है, हेलेन ने गवाही इसलिए दी ताकि राष्ट्रवादियों का राज ना खुले। उसने अपने प्यार और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी ताकि आंदोलन जिंदा रहे। वो हमेशा आइवन को याद करती थी और उस रात की घटनाओं से हर पल रुलाती थी। तो वो उससे नफरत नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार आइवन के सामने घुटने टेक कर माफी मांग सके।
मरते मरते उसने वसीयत की कि रोमनॉफ किसी भी तरह उसकी माफी का पैगाम आइवन तक जरूर पहुंचाए। हे भगवान, मतलब आइवन जिस चीज को धोखा समझ रहा था, वो धोखा नहीं था। वो धोखा नहीं था, वो हेलन का सबसे बड़ा त्याग था। उसने अपने प्यार को जेल भेजा, अपनी बदनामी से ही, ताकि एक बड़ा मकसद पूरा हो सके। रोमनॉफ आइवन को हेलन का शांत चेहरा दिखाता है और उस चेहरे को देखकर आइवन की 14 साल की द्रव्य ज्वाला एक आंसू में बदल जाती है। उसे वो पल याद आता है जब उसने हेलन को पहली बार प्यार से गले लगाया था। उसकी सारी नफरत, सारा गुस्सा, सारा दर्द पिघल जाता है। उसे अपनी नफरत पर शर्म आने लगती है। वो ताबूत को कंधा देता है और हेलन को दफनाने के बाद वो उसकी कब्र पर बैठकर देर तक रोता रहता है। और अगले दिन जब रोमनॉफ कब्र पर आता है तो वो देखता है कि आइवन सिजदे में सिर झुकाए हुए हैं और उसकी आत्मा भी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। तो ये थी कैदी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बदले की आग से शुरू होकर माफी और शांति पर खत्म होती है। आइवन ने अपनी आधी जिंदगी एक धोखे के साये में बिता दी, लेकिन अंत में उसे सच पता चला। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आखिरी पलों में मिला ये सुकून और पश्चाताप उन 14 सालों की भयानक पीड़ा के बराबर था? क्या ये एक जायज सौदा था? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है और कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। हेलेन के नजरिए से देखिए, वो एक देशभक्त थी जिसने देश के लिए अपना सब कुछ, अपना प्यार भी दांव पर लगा दिया। और आइवन के नजरिए से देखिए तो वो एक धोखेबाज थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये कहानी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हमारा सच अक्सर हमारी जानकारी पर आधारित होता है। बिल्कुल। आइवन का सच अधूरा था, इसलिए उसकी पूरी जिंदगी नफरत पर आधारित थी। जैसे ही उसे पूरा सच पता चला, उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। सही बात है। और यह हमें सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प विचार देता है। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि कहीं हमारी कहानी भी आइवन की तरह किसी अधूरी जानकारी या गलतफहमी पर तो नहीं टिकी है? क्या पता जिसे हम अपनी जिंदगी का विलन समझ रहे हैं, उसकी कहानी का सच कुछ और ही हो।